हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की। और पेपर फर्स्ट ये जो है रिवीजन प्लानर का है, यानी कि रिवीजन प्लानर इसमें हम कवर करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, भारत में शिक्षा पद्धति विकास एवं इसकी चुनौतियाँ। तो ये रिवीजन प्लानर की बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट यूनिट। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके हमें अवश्य बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारा प्रयास आपके लिए कैसा लगा। और हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आपके जो है फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट करवा दें हम, और आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। और अगर आपने इजी नोट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है कानपुर विश्वविद्यालय इजी नोट्स की, तो आप उसको भी अच्छे से देख के तैयार कर सकते हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर दोनों के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर है रिवीजन प्लानर का। इकाई 1 है, इसकी यूनिट है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शिक्षा, यानी कि ये आपको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना है। हम आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं आपका लेंगे। तो आइए, परिचय दिया हुआ है, आप परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लेना थ्योरी जो भी है इसकी। और उसके बाद प्राचीन शिक्षा क्या है, ये हेडिंग दी हुई है, प्राचीन शिक्षा। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के लक्षण और पाठ्यक्रम कैसा था प्राचीन काल में, और सीखने की कौन कौन सी विधियाँ थी ये आप देख लेंगे। और शिक्षण संस्थान कैसे थे प्राचीन में, और उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे प्राचीन काल में, जैसे तक्षशिला था, नालंदा था। और तो ये सब जो है आप थ्योरी पढ़ लीजिए, इसमें हम समय नहीं लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट यूनिट के बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं रिवीजन प्लानर के। तो समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शंस दिए हैं उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या रामायण से। तो सत्यमेव शब्द जो भारत के राज्य चिन्ह में दिया है तो वो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शिक्षा राज्य और सरकार या किसी भी पार्टी की नीतियों जैसे किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त थी। यह देखना राजा का कर्तव्य था कि विद्वान पंडित अपनी पढ़ाई करें और बिना किसी स्रोत के हस्तक्षेप के ज्ञान प्रदान करने के अपने कर्तव्य का पालन करें। यह कथन किसने दिया है? डॉक्टर पी.एन. प्रभा ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अरस्तू ने, या डॉक्टर एफ.ई. की ने। तो किसने दिया है? तो डॉक्टर पी.एन. प्रभा ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, थर्ड नंबर है कि उपनिषद हैं, उपनिषद क्या हैं? महान काव्य हैं, कहानी पुस्तकें हैं, हिंदू धर्म का स्रोत है, कानूनी पुस्तकें हैं। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? उपनिषद हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में सबसे पहले जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे कहा जाता है। तो भारत में सबसे प्राचीन, यानी कि प्राचीन भारत में सबसे पहले जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिक्षा की वैदिक प्रणाली, शिक्षा की बौद्ध प्रणाली, शिक्षा की मुगल प्रणाली, या शिक्षा की ब्रिटिश प्रणाली। तो शिक्षा की वैदिक प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य जहां ईश्वर की पूजा में, धर्म की पूर्ति के लिए, सार्वजनिक और नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति, सामाजिक दक्षता में वृद्धि और राष्ट्रीय संस्कृत का संरक्षण और प्रसार होता है। यह किसने कहा है? डॉक्टर एफ.ई. की ने, या डी.आर. अल्टेकर ने, अरस्तू ने, या रूसो ने। किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी डी.आर. अल्टेकर ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है कि उपनिषद को समर्पित पुस्तकों की एक श्रृंखला है। किसको समर्पित? योग को, सामाजिक कानून को, धार्मिक अनुष्ठान को, या दर्शन शास्त्र को। तो
किसको समर्पित एक पुस्तक श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, दर्शन शास्त्र को। तो उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र को समर्पित पुस्तकों की एक श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वैदिक काल में शिक्षक की भूमिका थी। शिक्षक की क्या भूमिकाएं थी वैदिक काल में? ऑप्शंस दिए हैं कि भगवान की पूजा करना, धार्मिकता, आध्यात्मिक रूप से जोर देना, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति, राष्ट्र और समाज के विकास के लिए रुचि पैदा करना, या उपरोक्त सभी। तो वैदिक काल में शिक्षक की सारी भूमिकाएं थी, ये सभी उपरोक्त सभी भूमिकाएं थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दर्शन यानी दर्शन शब्द निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? प्राचीन यूनानी से, प्राचीन रोमन से, हिब्रू भाषा से, या अंग्रेजी से? तो दर्शन शब्द जो है वो प्राचीन यूनानी शब्द से लिया गया है, यानी कि ये एक यूनानी शब्द है, प्राचीन यूनानी शब्द है। तो दर्शन कहाँ से लिया गया है? यूनानी शब्द से लिया गया है, ये एक यूनानी शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर दिया है कि वैदिक काल में पाठ्यचर्या मूल रूप से आधारित थी, किस पर आधारित थी? वेद पर, मंत्र पर, उपनिषद पर और या पुराण पर? तो किस पर आधारित थी? वेद पर आधारित थी। ये 4 वेद थे, तो वैदिक काल में 4 वेद पढ़ाए जाते थे। वेद, उपनिषद, मंत्र ये सब पाठ्यचर्या में पढ़ाए जाते थे। तो किस पर आधारित थी? वेदों पर आधारित थी, चारों वेद पढ़ाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? ऋग्वेद में, सामवेद में, कठोपनिषद में, या ऐतरेय ब्राह्मण में? तो किसमें शामिल है? तो ऋग्वेद में शामिल है। गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो आप याद रखना कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषता कौन सी है? प्रकाश का स्रोत, तीसरी आंख का ज्ञान, व्यक्तित्व का समग्र विकास, या उपरोक्त सभी? तो जो वैदिक शिक्षा होती थी प्राचीन काल में, उसकी मुख्य विशेषता कौन होती थी? कि प्रकाश का स्रोत यानी कि लाइट, और यानी कि ज्ञान, प्रकाश का स्रोत मतलब ज्ञान, तीसरी आंख का ज्ञान, व्यक्तित्व का समग्र विकास। तो ये सभी क्या थी? विशेषताएं थी वैदिक शिक्षा की। प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा की ये सभी विशेषताएं थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, या प्रतिभा पर? तो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर, यानी कि कौन सा व्यवसाय, कौन लोग कौन सा व्यवसाय करते हैं, इस पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको क्या करते हैं? इनको किस वर्गों में विभाजित किया था? इनके कार्य के आधार पर, ये कौन सा व्यवसाय करते हैं उसके आधार पर इनको बांटा गया था चारों को। अगला प्रश्न है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी? पुराण पर, वेद पर, गुरुकुल पर, या गुरु पर? तो किस पर आधारित थी? तो वेदों पर। प्राचीन काल में सिर्फ वेद पढ़ाए जाते थे, प्राचीन शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल की 2 लोकप्रिय सभाएं थी, कौन सी? सभा और महासभा, महासभा और गढ़ सभा, सभा और समिति, और कुला। तो कौन सी थी? सभा और समिति थी। ये 2 जो हैं वैदिक काल की लोकप्रिय सभाएं थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा व्यवस्था का नाम क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? क्योंकि यह पुराणों पर आधारित थी, यह रामायण पर आधारित थी, यह उपनिषदों पर आधारित थी, या यह वेदों पर आधारित थी। तो वैदिक शिक्षा किस पर आधारित होगी? तो वेदों पर आधारित होगी, स्वाभाविक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या था कि क्योंकि यह वेदों पर आधारित थी, प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली क्यों कहा गया? क्योंकि यह वेदों पर आधारित हुई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चे कब तक अपने घरों से दूर रहते थे? प्राचीन काल में बच्चे कब तक अपने घरों से दूर रहते थे? और दूर कहाँ रहते थे? गुरुकुल में रहते थे। कब तक? प्रत्येक मानक के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 दशक के लिए, जब तक वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। तो कब तक रहते थे? जब तक वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते तब तक बच्चे अपने घरों से दूर रहते थे, यानी कि जब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे अपने घर से दूर रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ है? प्राचीन शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ है? उपनिषद से, वेद से, पुराण से, या रामायण से? तो प्राचीन शिक्षा का उद्भव वेद से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्रणाली में किस पर बल दिया गया है? स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो शिक्षा प्रणाली में किस पर बल दिया गया है? स्वस्थ दिमाग पर भी और स्वस्थ
शरीर पर भी। तो ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो ये शिक्षा प्रणाली इसी पर आधारित थी, यानी कि प्राचीन काल से ही ये प्रणाली है कि स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो ये दोनों प्रणाली जो हैं इस पर आधारित थी। ये अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में विद्यार्थियों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी? स्कूल में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालय में या विहारों में? तो वैदिक काल में शिक्षा अभी हमने बात की तो कहाँ दी जाती है? गुरुकुल में दी जाती है। बच्चों को शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और वो तब तक गुरुकुल में रहते थे जब तक अपनी शिक्षा जो है पूर्ण नहीं कर लेते थे, तब तक उनको घर से दूर रहना गुरुकुल में पड़ता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है कि सीखने के आवासीय स्थान थे, यानी कौन कौन स्थान थे सीखने के लिए? मंदिर थे, गुरुकुल थे, टोल थे, विहार थे। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा गुरुकुल, यानी कि गुरुकुल क्या थे? सीखने के आवासीय स्थान थे। वहाँ पर रहकर जो है सीखना होता था, वहाँ पर रहकर पढ़ना होता था। अगला प्रश्न है कि वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है क्या? जानने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए या कोई नहीं? तो वेद शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जानने के लिए। वेद का अर्थ होता है जानना, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना, किसी भी वस्तु के बारे में जानना। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? जानने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि कक्षा में जो पढ़ाया जाता था उसे छात्र कैसे याद करते थे? कैसे? लिखकर, ध्यान से, संशोधित करके या खेलकर? तो कक्षा में जो पढ़ाया जाता था तो प्राचीन काल में उसे छात्र कैसे याद करते थे? ध्यान से याद करते थे, यानी कि ध्यान लगाकर उसे याद करते थे। अगला प्रश्न है कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्या? सिद्धांत, ज्ञान, पवित्रता या देवत्व? तो वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विद से हुई है और इसका अर्थ क्या है? ज्ञान। विद का मतलब ज्ञान इसका अर्थ है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विद से हुई है और विद का अर्थ क्या है? वो ज्ञान है। तो इसका ये राइट आंसर बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी, विशंभरा, अपला, गार्गी और लोपामुद्रा को कहा गया है, क्या कहा गया है? रानी, महिला विद्वान, शिक्षक, विद्वानों की बहनें। तो क्या कहा गया है? मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी, विशंभरा, अपला, गार्गी और लोपामुद्रा क्या थी? महिला विद्वान थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों के बारे में कौन सा सत्य है? यह भारतीय जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय संस्कृति का आधार वेदों में निहित है। वे ज्ञान के स्रोत हैं या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर। यानी कि वेदों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारतीय संस्कृति का आधार वेदों में निहित है और वे ज्ञान के स्रोत भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 25 के सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्राचीन काल में शिक्षकों को किसके लिए स्वायत्तता प्राप्त थी? प्राचीन काल में शिक्षकों को किसके लिए स्वायत्तता प्राप्त थी? छात्रों का चयन करने के लिए, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए, पाठ्यक्रम का समापन कब किया जाना चाहिए इसके लिए, या उपरोक्त सभी? तो किसकी स्वतंत्रता प्राप्त थी? उपरोक्त सभी, यानी कि वो क्या कर सकते थे? छात्रों का चयन कर सकते थे, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकते थे और पाठ्यक्रम का समापन कब करना और कैसे करना है इसका वो निर्धारण कर सकते थे। इसके लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन या वैदिक काल में शिक्षण के तरीके थे कौन कौन से? प्रवचन, मौखिक या चर्चा या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण के कौन से तरीके थे? प्रवचन भी होता था, मौखिक भी होता था और चर्चा भी होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों तरीके प्राचीन काल में शिक्षण के तरीके थे। अगला प्रश्न है कि वेदों की कुल संख्या है कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो कितनी संख्या है? 4 वेद हैं। तो कितने 4 वेद हैं? 4 वेद हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि 4 वेद कौन कौन से हैं। हमें कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिए, यानी कि 4 वेद कौन से हैं ये आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न दिया है 29 नंबर कि उपनयन के बारे में कौन सा सत्य है? उपनयन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया है कि उपनयन संस्कार औपचारिक अनुष्ठान है, उपनयन समारोह युवाओं के पहले आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रवेश का तरीका है, यह पहले 3 वर्णों के सभी पुरुष सदस्यों के लिए 8वें, 11वें या 12वें वर्ष की आयु में किया जाता है,
या फिर दिया है उपरोक्त सभी। तो उपनयन क्या है? उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो उपनयन क्या है? ये उपनयन संस्कार औपचारिक अनुष्ठान है और उपनयन समारोह युवाओं के पहले आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रवेश का प्रतीक भी है। और तीसरा दिया है कि यह पहले 3 वर्णों के सभी पुरुष सदस्यों के लिए 8वें 11वें या 12वें वर्ष की आयु में किया जाता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, यह 3 वर्णों के सभी पुरुषों के लिए पहले 8वें 11वें या 12वें वर्ष की आयु में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें में किसका किया जाता है उपनयन संस्कार? ब्राह्मण का किया जाता है। उसके बाद 11वें में किसका किया जाता है? क्षत्रिय का किया जाता है। उसके बाद 12वें में किसका किया जाता है? शूद्र का किया जाता है। तो ये 8वें 11वें 12वें वर्ष की आयु में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन क्वेश्चन दिया है कि वेदों का सही क्रम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, या डी दिया है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो हमने अभी ऊपर देखा है कि 4 वेद होते हैं। तो 4 वेद में इसमें से सबसे पहला कौन सा वेद होता है? तो सबसे पहले ऋग्वेद होता है, उसके बाद होता है सामवेद, उसके बाद होता है यजुर्वेद, फिर होता है अथर्ववेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि ये क्रम है, सही क्रम है कि सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद है, दूसरा है सामवेद, तीसरे नंबर पे है यजुर्वेद और चौथे नंबर पे अथर्ववेद है। तो ये वेदों का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है उपनयन का क्या अर्थ है? पास लाना, दूर ले जाना, दोनों, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपनयन का अर्थ क्या है? पास लाना, यानी गुरुकुल में लाना, पास लाना, वहाँ ज्ञान देना। तो उपनयन का अर्थ क्या हो जाएगा? पास लाना। और दिया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 वेद दिए हमने वही देखा ऊपर कि 4 वेद होते हैं। पहले नंबर पे होता है ऋग्वेद, दूसरे पे होता है सामवेद, तीसरे पे अथर्ववेद और तो चौथे पे यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद जो पहले नंबर पे होगा तो कौन है? वो ऋग्वेद है। पहला सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनयन संस्कार को इस प्रकार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यज्ञ, पवित्र समारोह, जनेऊ, उक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहली चीज़ तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कहा जाता है, यज्ञ, पवित्र समारोह और जनेऊ। और इसे ही यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञ पवित्र समारोह को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं और जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है कि इंद्र, अग्नि, रुद्र और अश्विनी, वरुण, मारुति, सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति का उल्लेख किस वेद में किया गया है? सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो इन सभी देवताओं का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो सबसे पुराने, यानी कि सबसे पहले और पुराने वेद में किया गया वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, रुद्र और अश्विनी, वरुण, मारुति, सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर की वैदिक शिक्षा का गुण क्या है? वैदिक शिक्षा का गुण क्या है? यह मानव जीवन के समग्र विकास में पूरी तरह सफल रही। इस शिक्षा ने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को सक्षम किया। यह चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। उपरोक्त सभी। तो वैदिक शिक्षा का गुण क्या है? उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह मानव जीवन के समग्र विकास में पूरी तरह सफल रही है। इस शिक्षा ने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को सक्षम बनाया है। यह चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि पहला वेद कौन सा है? पहला वेद कौन सा है? सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है या ऋग्वेद है। तो आप लोग इसका सीरियल जरूर याद रखना अच्छे से कि पहला वेद कौन सा है और यानी कि वेदों का सीरियल क्या है, सबसे पहली बड़ी बात। तो आप लोग इसको मिस्टेक मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो सबसे पहला वेद कौन सा है? सबसे पहला और पुराना वेद ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, राइट है। अगला प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? शारीरिक और बौद्धिक विकास, नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास, संस्कृत का संरक्षण और प्रसार, उपरोक्त सभी। तो वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये उपरोक्त सभी थे, यानी कि शारीरिक बौद्धिक विकास, नैतिकता और आध्यात्मिकता का विकास और संस्कृत का संरक्षण और प्रसार, ये तीनों वैदिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है
कि आधुनिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या महत्वपूर्ण माना जाता है? बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, या इसमें अवसर की समानता है, या शिक्षा का मुफ्त और सार्वभौमिकरण होता है, या उपरोक्त सभी। तो आधुनिक शिक्षा में वैदिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बच्चे का इसमें सर्वांगीण विकास है और उपरोक्त अवसर की समानता है, शिक्षा का मुफ्त और सार्वभौमिकरण भी शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरा वेद कौन सा है? ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद कौन सा है? तो वो यजुर्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए यजुर्वेद, यानी दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का पाठ्यक्रम इस प्रकार था। वेद और वैदिक साहित्य, तर्क, धर्म, उपरोक्त सभी। तो वैदिक काल का पाठ्यक्रम किस प्रकार था? वेद और साहित्य भी, वैदिक साहित्य थे, तार्किक साहित्य भी थे, तर्क होता था, धर्म होते थे, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि तीसरा वेद कौन सा है? तीसरा वेद कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए हैं इसमें कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, या यजुर्वेद है। तो तीसरा वेद कौन सा है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ये तीसरा वेद सामवेद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र कौन से थे? मंदिर, विश्वविद्यालय, विहार या गुरुकुल। तो प्राचीन काल में शिक्षा के कौन से केंद्र थे? तो गुरुकुल थे। शिक्षा के मुख्य केंद्र गुरुकुल थे, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संगीत के इतिहास का उल्लेख किस वेद में किया गया है? भारतीय संगीत के इतिहास का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्व या सामवेद में। किस में किया गया है? सामवेद में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल में शिक्षण की विधि क्या थी? शिक्षण की विधि क्या थी? क्या थी? गुरुकुल विधि थी, मौखिक विधि थी यानी व्याख्यानबद्ध, श्रवण यानी कि सुननाबद्ध, यानी उपरोक्त सभी। तो वैदिक काल में शिक्षण की ये तीनों विधियां थी, यानी कि गुरुकुल विधि, मौखिक विधि और श्रवण विधि, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये सभी वैदिक काल में शिक्षण की विधियां थी। अगला प्रश्न है चौथा वेद कौन सा है? यानी कि चौथा वेद कौन सा है? तो पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी चार वेद दिए हैं। तो इसमें चौथा कौन सा है? तो अथर्ववेद है। पहला ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये चौथा अथर्ववेद है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी कब प्रचलित थी? किस काल में? बौद्ध काल में, मध्यकालीन अवधि में, वैदिक काल में या ब्रिटिश काल में। तो जो गुरुकुल पद्धति थी वो वैदिक काल में प्रचलित थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अथर्ववेद मुख्यतः किस विज्ञान से संबंधित है? अथर्ववेद मुख्यतः किस विज्ञान से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से, सूचना विज्ञान से या उपरोक्त सभी। तो अथर्ववेद में किसकी बात की गई है? तो चिकित्सा, यानी कि शल्य चिकित्सा। आपने चरक का नाम सुना होगा। तो जो सुश्रुत थे या चरक थे वो शल्य चिकित्सा विज्ञान के बहुत बड़े क्या थे? ज्ञानी थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस काल में स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था? बौद्ध काल को, वैदिक काल को, मध्ययुगीन काल को या ब्रिटिश काल को। तो किस काल में स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था? तो वैदिक काल को बहुत ही स्वाध्याय को अधिक महत्वपूर्ण वैदिक काल में माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिक्षा थी कैसी? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी प्राचीन काल में। जो गुरु चाहते थे वही पढ़ाते थे, वही सिखाते थे। अगला प्रश्न है कि वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में शामिल है क्या? मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, प्रकाश का स्रोत, सुधार की एजेंसी या उपरोक्त सभी। तो वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं में ये सभी शामिल हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शिक्षा प्रणाली में छात्र को समन कहा जाता था? वैदिक में, इस्लामी में, बौद्ध में या इनमें से कोई नहीं। तो किस शिक्षा प्रणाली में छात्र को समन कहा जाता था? तो बौद्ध प्रणाली में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में छात्र को समन कहा जाता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है। आर के मुखर्जी को, गौतम बुद्ध को, डी आर अल्तेकर को या महावीर स्वामी को। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला है कि इच्छा सभी कष्टों का कारण है। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसे किस धर्म ने बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म में, जैन धर्म ने, सिख धर्म में या हिंदू धर्म ने। तो किस धर्म ने, तो क्या कहा कि बौद्ध धर्म ने कहा। किसने, बौद्ध धर्म ने क्या कहा कि इच्छा जो है सभी कष्टों का कारण है, हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसे किस धर्म ने, बौद्ध धर्म ने बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है। वर्धमान महावीर को, गौतम बुद्ध को, अरिष्टनेमी को या ऋषभ देव को। तो जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वर्धमान महावीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है। एक बौद्ध स्थान है या बुद्ध के नामों में से एक है, कला का एक बौद्ध नमूना है या बौद्ध पाठ है। तो मिलिंद पन्हो क्या है, बौद्ध पाठ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बहुत क्रॉस चेक किए हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और इसे बार बार रिवाइज करते रहना ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की अवधि लगभग है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी उसकी अवधि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान देने वाली भाषा है, कौन सी थी। संस्कृत थी, पाली थी, तमिल थी या ग्रीक थी। तो बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान देने वाली भाषा कौन थी, जो पाली भाषा थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान देने वाली भाषा कौन थी, तो पाली भाषा थी। जितने भी उसके लेख लिखे गए हैं वो स्तंभ है, लेख स्तंभ उसमें पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न दिया है बौद्ध शिक्षा की शिक्षा पर आधारित थी। महावीर की शिक्षा पर, गौतम बुद्ध की शिक्षा पर, अरिष्टनेमी या ऋषभ देव की शिक्षा पर। तो बौद्ध शिक्षा किस पर आधारित थी, किस शिक्षा पर, किनकी, या गौतम बुद्ध की शिक्षा पर आधारित थी। बौद्ध शिक्षा गौतम बुद्ध की शिक्षा पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा का समारोह निम्नलिखित में से कौन सा है। बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा का समारोह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या है, कौन सा है, शिक्षा, उपनयन, पवज्जा या दीक्षा। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा की दीक्षा यानी कि जो शिक्षा के बदले दक्षिणा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, दीक्षा बोलते हैं। तो दीक्षा समारोह में से कौन सा था बौद्ध धर्म में, तो उसे पवज्जा बोलते थे। क्या बोलते थे, पवज्जा बोलते थे। अपना ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, कैसी थी। मठवासी, मानवतावादी या यथार्थवादी या मानवतावादी, उपरोक्त सभी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो मठवादी यानी कि मठ जो है स्थापना की जाती थी मठों की, उसमें बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बुद्ध का नाम का अर्थ है, बुद्ध के नाम का अर्थ है, क्या नाम का अर्थ है कि प्रबुद्ध, सीखा, दिव्य या पवित्र। तो बुद्ध नाम का अर्थ क्या है, प्रबुद्ध यानी कि प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर ए यानी बुद्ध नाम का अर्थ क्या है, प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है कि बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र थे विश्वविद्यालय, गुरुकुल, मंदिर, मठ और विहार। तो बौद्ध काल में देखो, वैदिक काल में क्या थे, वैदिक काल में तो गुरुकुल होते थे और बौद्ध काल में क्या थे, मठ और विहार। मठ और विहारों में क्या होता था कि शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है कि 63 नंबर की बुद्ध ने डैश कि कर्म के सिद्धांत को खारिज किया, कर्म के सिद्धांत पर गैर प्रतिबद्ध था, कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया या कर्म के सिद्धांत के लिए एक विकल्प का सुझाव दिया। तो बुद्ध ने क्या किया कि कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया, यानी वो क्या कहते थे, कर्म करो, यानी कि कर्म करो, या कर्म के सिद्धांत में ये विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी जातियों को अध्ययन के लिए कहाँ प्रवेश दिया गया। सभी जातियों को अध्ययन के लिए कहाँ प्रवेश दिया गया, बौद्ध संघ में, मंदिर में, गुरुकुल में या विश्वविद्यालय में। सभी जातियों को अध्ययन के लिए कहाँ प्रवेश दिया गया, तो बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है
65 नंबर दिया है कि मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? महावीर ने, गौतम बुद्ध ने, आदि शंकराचार्य ने या कबीर ने? तो किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया। किसका? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि मेरे विचार से बौद्ध धर्म हमेशा से एक नया धर्म नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियों में भारतीय मन का एक प्राकृतिक विकास प्रतीत होता है। यह किसने कहा है? डी.आर. अल्देकर ने, मैक्स मुलर ने, आर.के. मुखर्जी ने या डॉक्टर राधा कृष्णन ने? तो किसने कहा है? मैक्स मुलर ने कहा है। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तक है? हिंदुओं की, जैन की, पारसी की या बौद्ध की? जो त्रिपिटक थी वो बौद्ध की एक पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बौद्ध शिक्षा के तत्व कौन से हैं? बौद्ध शिक्षा के तत्व कौन से हैं? ऑप्शन दिया है पवज्जानुष्ठान, उपम्पदा अनुष्ठान, मोक्ष या निर्वाण या उपरोक्त सभी। तो बौद्ध शिक्षा के ये उपरोक्त सभी जितने भी तत्व हैं ये सभी उपरोक्त क्या हैं? बौद्ध शिक्षा के तत्व हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो त्रिपिटक है, उपनिषद है, अंग है या आरण्यक है? तो बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है? त्रिपिटक, यानी कि बौद्ध साहित्य पवित्र पुस्तक है, यानी कि त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य है। बौद्ध जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बौद्ध साहित्य हो जाएगी। अगला है कि पवज्जा अनुष्ठान में क्या होता था या क्या था? पवज्जा अनुष्ठान में क्या किया जाता था? तो ऑप्शन दिए हैं छात्र द्वारा अपने सिर के बाल मुड़वाना, पीले वस्त्र धारण करना, मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में अपना सिर रखना। तो क्या था पवज्जा अनुष्ठान में? उपरोक्त सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्र द्वारा अपने सिर के बाल मुड़वाना, पीले वस्त्र धारण करना, मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के पैरों में अपना सिर रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है यूनिट जो फर्स्ट है हमारी फर्स्ट पेपर की बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रिवीजन प्लानर की जो है हमने फर्स्ट यूनिट के जो है 70 क्वेश्चन देखे। आज बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं रिवीजन प्लानर के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी क्वेश्चन जो है कवर करेंगे और ये सभी आपके जितने भी पेपर्स हैं चाहे इजी नोट्स के हों या रिवीजन प्लानर के हों ये सभी हम 7 अगस्त तक जो है आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा लेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।